So, hello everyone, hope you are well, fine, and here we are to prove the universal law of gravitation. So, let us start with a simple definition which Isaac Newton has told to us. Okay, so according to his definition, he said that every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force along the line joining the center of the objects. लास्ट वाली लाइन को थोड़ा सा छोड़ तो ऊपर वाली लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो. तो ऊपर वाली लाइन में तुम्हें दो थिंग मिलती है. ऊपर वाली में तुम्हें दो थिंग मिलती है. तो उसके बाद तुम्हें एक फोर्स की यूनिट मिलती है जो कि यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ. एक तुम्हें फोर्स मिलता है और फिर एक उसके बाद डिस्टेंस वर्ड आता है. ठीक है, तो इसको जानने से पहले मैं तुम्हें डायग्राम दिखा रही. ठीक है, तो ये एक डायग्राम है. ठीक है, जिसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं. टू ऑब्जेक्ट समझो. तो एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक छोटा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो बड़े वाले ऑब्जेक्ट को मैंने ए नाम दिया, छोटे वाले को मैंने बी नाम दिया है. ठीक है, अब इसका जो होगा मैं इसको कैपिटल एम से डिनोट करती हूँ इसका मास, और इसका मास मैं स्मॉल एम से डिनोट करती हूँ. ठीक है, तो मैं जब इन्होंने के मास से किया और जो इनकी जो डिस्टेंस है. ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास इज फोर्स पता एफ होता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इस प्रोपोर्शनल तो होता है इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. जो उनकी मास है उससे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे कि इसमें बताया कि फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल. यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल है किसे, मासेस दिया है मतलब m इंटू स्मॉल m. ठीक है, इसका ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन बन जाएगा हमारा डिस्टेंस का. दैट दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो d का होल स्क्वायर. सिर्फ इसको प्रूफ करने का सकता है ऊपर की लाइन छोड़ दो, उसके बाद डायग्राम करना है. ठीक है, तो जैसा हमने f इक्वल टू m में प्रूफ किया था जिसमें हमने खुद से लैंग्वेज बनाई थी ऊपर तरफ, तो इसमें भी खुद से लैंग्वेज बनाते हैं. ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम कर पाते हैं कि नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास टू ऑब्जेक्ट्स है, मैं टू ऑब्जेक्ट्स करा दूँ. ठीक है, हमेशा हम लेट करते हैं, लेट टू ऑब्जेक्ट्स a एंड b. ठीक है, तो हम एक ऑब्जेक्ट a लेते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट b लेते हैं. अब इन दोनों ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, मासेस चलेंगे. ठीक है, मासेस कैपिटल M एंड स्मॉल m. तो हमने दोनों के मासेस ले लिए जो कि लाई एट अ डिस्टेंस. तो इनका जो डिस्टेंस बीच में है मैंने उसको d ले लिया है. यस परफेक्ट. तो क्योंकि मैंने यहाँ पर बीच में डिस्टेंस तो स्मॉल लेटर d कर देता है. ठीक है, d फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस है. फिर उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कि डिस्टेंस हो गया. आई शोन इन द फिगर कर लो, जैसे कि हमें फिगर मिल रहा है. आई शोन इन द फिगर. ये बुक का है, इस वजह से मैं इसको बुक का में से एक्सप्लेन नहीं करता है. तो जैसे दिखते हैं तो उसे एक्सप्लेनेशन भी बढ़ती है. फिर उसके बाद हम ये करते हैं, तब हमें फोर्स निकालना है. तो ये जो बेसिक अट्रैक्शन हो रहा है यही चीज़ फोर्स है. ठीक है, तो फोर्स क्या है यहाँ पर, दी अट्रैक्शन, दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between them is the force of attraction between them is इसको हमने F डाल दिया. ठीक है, अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू. अब यहाँ पर इतना चीज़ हमने इसके साथ डाल दिया कि अब हमें इतना चीज़ पता चलेगा. इस डायग्राम से इतनी चीज़ बस डिनोट हो रही है. ठीक है, अब आगे का जो प्रूफ करना है वो हमें लिखना है कि अकॉर्डिंग टू दी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम प्रूफ ही कर रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसी को हम यहाँ पर भी प्रूव भी कर रहे हैं. तो अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पे अब हम सब इसमें बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि इसमें ये दो चीज़ हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ी थी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस के प्रोडक्ट से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की स्क्वायर से. ठीक है, और टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम एंड स्मॉल एम. ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लो. एंड ऑल्सो एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का होल स्क्वायर. इसको इक्वेशन सेकंड कर लो. हाँ, बस टू इक्वेशंस मिल गई हैं. ठीक है, और इसी को तुम सेंटर से भी लिख सकते हो कि दोनों को क्या चीज़ है यहाँ पर. अब यहाँ पर कर देंगे हम दोनों को मर्ज कर देंगे. ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन आई एंड आई बी कॉन्क्लूड. जब हम दोनों को इक्वेशन करेंगे तो एफ सेम हो गया, तो एफ को ले लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो ये एफ जो है वो प्रोपोर्शनल बन जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी का होल स्क्वायर बन जाएगा. इंटू वन यहाँ पर रहेगा, इंटू वन को नहीं हटा दो तो सही लगेगा. ये प्रोपोर्शनल का साइन है. अब जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमने एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए था. ठीक है, तो हमने क्या किया था, एफ इज इक्वल टू के एम ए किया था, जिसमें के को हमने कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बताई थी. ठीक है, और फिर इसके के की वैल्यू 1 बता करके एम ए और इज इक्वल टू एफ, फिर एफ इज इक्वल टू एम ए हमने प्रूफ कर दिया था. इधर के हमने ये चीज़ की थी. अब यहाँ पर सेम चीज़ यही करेंगे. यहाँ पर भी जो ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहाँ पर के का
इस्तेमाल करेंगे और ये के जो है वो हट जाएगी क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, पर यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करें, इस वजह से यहाँ पर जी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जी का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये क्यूरियोसिटी होती है। तो इसका आंसर ये है क्योंकि यहाँ पर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो ले ही रहे हैं। ये के क्या है, ये के जो ग्रेविटेशन वाला नहीं शो करेगा, ये जो जी है लेकिन वो दोनों शो करेगा। आपका जो कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी शो कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट भी शो करता है। तो यहाँ पर हम करेंगे एफ इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, सिंस जी इज इक्वल्स टू, इसमें क्या लिखना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यहाँ पर वो मत लिखाना कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनल भी सही है, लेकिन हमें का परफेक्ट रीजन है, तो परफेक्ट रीजन यही है। यहाँ पर ग्रेविटेशन की वजह से हमने जी लिया, नहीं तो हम के भी ले सकते थे, हमने के क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर जी लेना था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जी की वैल्यू की तुम क्या करो, यहाँ पर जी को रहने दो, तो यहाँ पर सब ट्रांसफर करोगे तो ये एफ ऊपर नीचे जाएगा, एम नीचे आ जाएंगे, है ना। तो जी विल बी इक्वल्स टू एफ डी ऊपर जाएगा, एफ इंटू डी का होल स्क्वायर अपॉन एम, और इसका हमें क्या कहते हैं आगे जाकर के क्लासेस में इसका पूरा प्रूफ निकाल जाएगा। अभी तो आपको इतना जानना है कि एक हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हेनरी कैवेंडिश था। ठीक है, इन्होंने इसकी वैल्यू निकाल के दिया, इसकी वैल्यू बिल्कुल रट जानी चाहिए, जो कि है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन, मतलब फोर्स की वैल्यू। ठीक है, देखो न्यूटन इसी से निकालते हैं, इसकी वैल्यू इसी से निकालते हैं, ये न्यूटन है, इंटू डिस्टेंस की क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, मीटर। ठीक है, मीटर का होल स्क्वायर है। अब मास का क्या होता है, मास का होता है केजी होता है। ठीक है, केजी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का होल स्क्वायर। 2 केजी है तो ये केजी स्क्वायर बना देंगे। लो हाँ, बस की बात, इसको और तरीके से लिख सकते हो, एन एम का होल स्क्वायर पर इसको हटा करके मतलब एन एम का होल स्क्वायर, इसमें केजी -2 लिख दो, -2 यही ये वाला साइन यूज करता है पर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। अब हम पर क्वेश्चन राइज होता है कि हमने ये तो प्रूफ कर लिया कि हाँ ये एम और एम से इनवर्स प्रोपोर्शनल है, लेकिन अब ये डी स्क्वायर कहाँ से डिराइव हुआ है, कि हमने इसको डी स्क्वायर ही क्यों लिया है, मेन क्वेश्चन। इसका तो हमें लॉजिक समझ में आ ही गया था कि अगर मास भी ग्रेटर होता है तो फिर ये जो फोर्स है वो भी ग्रेटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू एम होता है, मास का चेंजमेंट आ रही है तो फोर्स में चेंज ऑलरेडी आएगी। इसी का क्वेश्चन होता है कि ये इनवर्सली डिस्टेंस का स्क्वायर से क्यों है, डिस्टेंस का लेकिन डिस्टेंस स्क्वायर डिराइव कहाँ से हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन ने केपलर्स लॉ से हेल्प ली थी इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए, एफ इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू हाफ डी स्क्वायर। और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम डीपली समझेंगे कि ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली ड्राइव कहाँ से हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ से आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो कि आपको हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल।